বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৭তম শক্তিশালী দেশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অবস্থান। ২০২৪ সালের শুরুতেই বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফায়ার पावर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। नाज़रीन, बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। आज से 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है उसमें रैंकिंग बहुत ही अच्छी हो गई है और बांग्लादेश 37 नंबर पर आ चुका है। और नॉर्थ कोरिया कितनी बड़ी एटमी पावर है, कितनी बड़ी उसके पास आर्मी है और वेपन्स हैं, युद्ध हर वक्त उसको युद्ध लगा रहता है किम जोंग इन के पास। अब उसको भी बांग्लादेश सिर्फ एक पायदान, सिर्फ एक दर्जे उससे पीछे है, यानी वो 36 पे है, बांग्लादेश 37 पे है और 35 नंबर पर था म्यांमार। अब जहां पर उनकी डिक्टेटरशिप हुकूमत कर रही है, मार्शल लगा हो। अब बांग्लादेश के उसी दौर ये रिपोर्ट जारी होते ही आर्मी की, तो फिर एक और भी रिपोर्ट जारी की गई ग्लोबल फायर इंडेक्स में। उसके बाद वो की गई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। आपको बताएं, जब किसी मुल्क में वार लगती है, फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश के ऊपर म्यांमार अटैक कर देता है, हमला कर देता है, तो अगर बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बांग्लादेश की जो आर्म फोर्सेस हैं वो उसकी ये पॉसिबिलिटी बनानी होगी कि कितनी जल्दी वो जाते हैं बॉर्डर पर और कितनी जल्दी वो हमले को नाकाम बनाते हैं। वो एक ही चीज़ पे होगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है। तो वो उस लिहाज से अब जो ग्लोबल फायर इंडेक्स है ना, उसने ये रैंकिंग जारी की है। उसको देखते हुए वो बांग्लादेश का 50% है, यानी बांग्लादेश का 50% बांग्लादेश की आर्मी को दिए गए हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखकर दिए गए हैं। अब म्यांमार से कहीं बेहतर है बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी मुल्कों से भी बहुत ही बेहतर है, जिसकी वजह से बांग्लादेश इसमें भी बहुत बेहतरी लेकर आया। क्यों? क्योंकि आप देखें कि पद्मा ब्रिज बन गया, कर्नाफुली टनल बन गया, फिर इसके साथ आप देखें कि 4 बांग्लादेश के पास एक्टिव पोर्ट्स हैं, फिर डीप सी पोर्ट भी है, मातरबारी भी है, यानी 5 हो जाती हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश आपकी नौबानी है, जो नेवी है, फिर उसके बाद बांग्लादेश की एयरफोर्स है, फिर बांग्लादेश की आर्मी है, ये हमा वक्त तैयार रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है क्योंकि बांग्लादेश के पास TB2 ड्रोन है, बैरक्टार, फिर उसके बाद बांग्लादेश के पास एक टाइगर मिसाइल भी है, उसकी बड़ी धूम है, और रिफाइल की डील चल रही है, वो भी बांग्लादेश के पास आने जा रहा है, जिसकी वजह से अब बांग्लादेश के ऊपर कोई अटैक जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि बांग्लादेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, बांग्लादेश की पार इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्लोबल फायर इंडेक्स भी मजबूर हो गया है कि बांग्लादेश के बारे में उसने वो रैंकिंग जारी की है। अब इसी के ऊपर वीडियो है, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि बांग्लादेश ने कितनी इंप्रूवमेंट की है अपनी आर्मी में और अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि जिसकी वजह से जनाब आज दुनिया उसके बारे में बात कर रही है और ग्लोबल फायर इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें बांग्लादेश ने कितने दर्जे बेहतरी कर ली। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৭তম শক্তিশালী দেশ, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক অবস্থান। ২০২৪ সালের শুরুতেই বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফায়ার पावर। এটি একটি সুইডেন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যারা প্রতি বছর সামরিক র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এই তালিকা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও এটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং নিকটতম রেফারেন্স হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তালিকাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেয় পৃথিবীর প্রতিটি দেশ। বাংলাদেশ আজ থেকে 3 বছর পূর্বে পৃথিবীর ৪৫তম শক্তিশালী দেশ ছিল, পরবর্তীতে প্রতি বছর উন্নতি করেছে। তবে শুধুমাত্র সামরস্য দিয়ে এই তালিকায় কোনো দেশ সেরা হতে পারবে না। এক্ষেত্রে 50 থেকে 60টি বিষয়কে বিবেচনা করা হয়, যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে সামরিক বাহিনীর সংখ্যা, অর্থনীতি, জনসংখ্যা, অবকাঠামো এবং সমরাস্ত্র। ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ ছিল পৃথিবীর 40তম শক্তিশালী দেশ, মাত্র 1 বছরে 3 ধাপ এগিয়েছে। এটি একটি রেকর্ড বলা যায়, কারণ বাংলাদেশের পিছনে রয়েছে বিশ্বের অনেক শক্তিশালী দেশ, বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, পর্তুগাল, নরওয়ে, আরব আমিরাত, ইরাক, সুইজারল্যান্ড কিংবা মালয়েশিয়া। বাংলাদেশের এই রেকর্ড সামরিক অগ্রগতির পেছনে কয়েকটি কারণ লক্ষণীয়। তার মাঝে অন্যতম হচ্ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়নকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ একটি। পদ্মা সেতু, মহাসড়ক, কর্ণফুলী টানেল এবং কয়েকটি সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। যদিও মনে হতে পারে এর সঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির তেমন কোনো সম্পর্ক নেই, এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যুদ্ধের 50% নির্ভর করে সরাসরি সমরাস্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর ওপর, অন্যদিকে 50% নির্ভর করে লজিস্টিক্স সাপোর্টের ওপর। লজিস্টিক্স সাপোর্টের ক্ষেত্রে অবকাঠামো গেম চেঞ্জার ভূমিকা পালন করে। ধরুন আগামীকাল মিয়ানমার সীমান্তে যুদ্ধ শুরু হলো, এমন অবস্থায় সেনাবাহিনী রসদ এবং গোলাবারুদ পৌঁছাতে স্থলপথ এবং রেল লাইন ব্যবহার করবে। সুতরাং মহাসড়ক এবং শক্তিশালী রেল নেটওয়ার্ক সামরিক বাহিনীর অগ্রগতিকে সম্প্রসারণ করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিপরীতে ধরে নেওয়া যাক ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলো, সেক্ষেত্রে ভারত তাদের বিমান বাহিনী দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরকে ধ্বংস করে ফেলবে। এমন অবস্থায় বিকল্প বন্দর ব্যবহার করতে হবে। যদি বিকল্প বন্দর না থাকে বাংলাদেশের পরাজয় নিশ্চিত, কেননা অর্থনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ হবে। পাশাপাশি সকল সেক্টরে ধস নামবে। ফলাফল বাংলাদেশ ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। তবে একাধিক বন্দর থাকায় বাংলাদেশ এখন তা ব্যবহার করতে পারবে। ফলে এটিও সামরিক বাহিনীর শক্তিকে অনেক বৃদ্ধি করে, যে কারণে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার এই সকল বিষয়কে বিবেচনা করে তালিকা প্রকাশ করে। तो जनाब आपने ही वीडियो देखी, क्या बात है। अब बांग्लादेश ने जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमाल करके दिखा दिया है और बांग्लादेश अब देखें कि कर्णाफुली टनल, फिर उसके बाद अब जो बड़े बड़े मंसूबे बनने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पद्मा ब्रिज, आप देखें कि पद्मा ब्रिज, फिर कर्णाफुली टनल, अगर म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर कोई जारहियत होती है, कोई इस तरह से क्लैश होती है, तो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो बहुत ही जल्द वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि पद्मा ब्रिज भी बन गया है। इस तरह और भी बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे बन रहे हैं। पद्मा ब्रिज 2 का मंसूबा भी लॉन्च कर दिया गया है अब, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतर है, फास्ट है, और बांग्लादेश के ऊपर कोई भी अब बैरूनी ताकत हमला जल्दी नहीं कर सकती। लेकिन पाकिस्तान और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अब, उसके बारे में ये खबर है कि जयशंकर का जो विजिट है ईरान का, उसमें कुछ ये डिस्कशंस हुई हैं, फिर उसके फौरी बाद ये अटैक हो जाता है, ये समझ नहीं आता। और जयशंकर की ईरान के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें क्या अंदरूनी कहानी है, क्या भारत की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ मुतजाद खबरें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। आपका व्यूअर इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।